Okay, in the last class, we had studied about Thevenin's theorem and we saw how to calculate VTH and RTH. And that was a universal method which we can use for any kind of circuit that is given, which means that the circuit may be having dependent sources also, and there is no need to make any changes to that method, right? It is a universal method. That's why I discussed it first. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम थेवेनिन्स थ्योरम को परफॉर्म करते हैं तो हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड दिस मेथड मेक्स मोर सेंस. पिछला वाला मेथड मोर ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस था. इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम मेथड पढ़ेंगे दैट मेक्स मोर सेंस. ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि यूजिंग दिस थ्योरम वी simplify a complicated network in the form that the complicated network is reduced to a form which consists of a voltage source in series with a resistance, and that voltage source is represented with VTH and resistance is represented with RTH. So today again I'll share the steps to solve this, to obtain the values of VTH and RTH using this method, and I will illustrate these steps using some examples, right? So पिछले मेथड में हमने देखा था कि VTH और RTH हमें एक ही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती हैं. आज जो हम मेथड सीख रहे हैं इसमें हमें दो अलग अलग स्टेप्स में ये करना पड़ेगा. तो पहला स्टेप हमारा कॉमन है. सबसे पहले हम लोड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लें और उसको नेटवर्क से हटा दें. लोड रेसिस्टेंस वो वाला रेसिस्टेंस है जिसमें हमें करंट पूछा गया है. कई बार क्वेश्चंस में लोड रेसिस्टेंस नहीं दिया होगा और हमें कहा जाएगा कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बस निकाल लें, व्हिच मींस दैट कि लोड रेसिस्टेंस ऑलरेडी वहां से रिमूव्ड है, देयर इज नो लोड रेसिस्टेंस, राइट? सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद जो हमें टर्मिनल्स मिलेंगे उन्हें हम लोड टर्मिनल्स कहते हैं. लोड टर्मिनल्स के बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है, व्हिच मींस दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दोज टर्मिनल्स. इस केस को हम ओपन सर्किट कहते हैं. वो दो टर्मिनल्स के बीच में कोई करंट नहीं है बट कुछ वोल्टेज होगा उनके बीच का, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज. तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमें वो ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है. उसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कहते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, जिस नेटवर्क से हमने लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद जो हमें नेटवर्क मिला हुआ था पहले स्टेप में, हम उस नेटवर्क को लेंगे और लोड टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देंगे. शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यह है कि एक कंडक्टर से हमने डायरेक्टली उन दोनों को आपस में जोड़ दिया और उसका रिजल्ट ये होगा कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा लेकिन करंट जीरो नहीं होगा. करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, ISC. तो हमने दो चीजें कैलकुलेट करी. पहले हमने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया और वहीं से हमें VTH पता चला, दैट इज इक्वल टू VTH. और दूसरी बार हमने एक शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया. इस शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज की हेल्प से हमें RTH मिल जाता है. RTH इज द रेशियो ऑफ VOC टू ISC. तो ये हमारे स्टेप्स हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सर एक बार सर पिछली स्लाइड पे जाना. यस, थैंक यू सर. should we move? यस सर. So I have this network and let us say a current was asked through this resistance, यानी ये हमारे लिए लोड रेसिस्टेंस है. तो हमारा पहला स्टेप होगा, अब हम यहाँ पर दो फेजेस में कर रहे हैं. पहला हमारा फेज है कैलकुलेशन ऑफ VTH और दूसरी बारी में हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ RTH, राइट? तो VTH कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो लीनियर बायलैटरल नेटवर्क था इसमें से हमने लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया. दो टर्मिनल्स हमें मिल गए, उनको हमने कहा लोड टर्मिनल्स. अब ये लोड टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज कितना है, करंट जो है वो कितना है, जीरो है, बिकॉज नो करंट कैन फ्लो फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to A, राइट? तो ये करंट जीरो है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट जीरो एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज. उसको हम लिखते हैं VOC. अब हमें इस सर्किट में कैलकुलेशंस करने हैं
और हमें VOC कैलकुलेट करना है। यही VOC VTH कहलाता है, राइट। फिर हम RTH कैलकुलेट करेंगे। RTH कैलकुलेट करने के लिए हमने वो नेटवर्क लिया, लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया वहां से। अब हमें पिछले बार हमने क्या किया था, इस नेटवर्क को ओपन सर्किट रहने दिया था। ओपन सर्किट था मतलब कि ये करंट कितना था, 0 था, और ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट किया था। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं मतलब कि हमने उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, उससे क्या होगा, जो B का पोटेंशियल है that will be equal to the potential of A, which means that the potential difference will be 0. जब इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर देते हैं दो टर्मिनल्स के बीच में, तो उसे हम एक शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब करंट 0 करते हैं तो हम उसको ओपन सर्किट कहते हैं, जब हम करंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं पास होना। और जब हम वोल्टेज को 0 कर देते हैं तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, लेकिन ये जो नेटवर्क है ये कुछ करंट पुश करेगा इस ब्रांच से, ए बी जो है शॉर्ट सर्किटेड जो ब्रांच है उससे। तो इस करंट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ISC। सो RTH विल बी इक्वल टू VOC बाय ISC। तो यहां से हमें RTH मिल जाता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेटवर्क था जिसका हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना था, वहां उसको हमने रिप्लेस किया इस इक्विवेलेंट सर्किट से, जहां पर एक वोल्टेज सोर्स है विद वोल्टेज VTH, एक रेसिस्टेंस है विद रेसिस्टेंस RTH। दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ पर हम RL को वापस कनेक्ट कर देंगे, और दिस करंट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड एज VTH by RTH plus RL. So this is what we are going to do. तो ऑफ कोर्स जो ये VOC हमें कैलकुलेट करना है और ISC जो हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमारे जो पिछले सर्किट एनालिसिस के मेथड्स हैं, ब्रांच करंट मेथड, मैश करंट मेथड या नोडल एनालिसिस, उनमें से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल टेक सम एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स हमने पिछले बार किए थे, एग्जैक्टली हम उन्हीं एग्जांपल्स को फिर से यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, जहां पर हमें ये करंट I कैलकुलेट करना है, विच इज फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस ऑफ 1 ohms. सो हियर हमने इसको पिछले बार सॉल्व किया था और हमें ये वैल्यूज मिल गई थी। VTH was 6 volts and RTH was 3 ohms. Let us verify whether we can get the same answer using the current method. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने आइडेंटिफाई किया कि किस रेसिस्टेंस से हमें करंट पूछा गया है, और उस रेसिस्टेंस को हमने कहा लोड रेसिस्टेंस। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव दिस लोड रेसिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। सो आई हैव रिमूव्ड दिस लोड रेसिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट एंड आई एम कैलकुलेटिंग VTH हियर। ठीक है, तो लोड रेसिस्टेंस को सर्किट से हटाने लोड के, रेजिस्टेंस हमेशा एंड पे लगा होता है? नहीं जरूरी नहीं है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लोड रेसिस्टेंस हमेशा एन पे लगा हो, एंड पे लगा हो, वो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द करंट इज इन 12 ओम रेसिस्टेंस, तो यहाँ कहीं बीच में लगा है, तो जब हम रिमूव करेंगे तो उसी को ही रिमूव करेंगे, तो ये लोड टर्मिनल्स होंगे उस केस में। तो वो हमें केयरफुली देखना है कि कौन से रेसिस्टेंस से पूछा गया है। ठीक है, सो I have removed this load resistance, and ये जो लोड टर्मिनल्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है। आई एम एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस टू बी VOC। अब हमें इसमें इस VOC को कैलकुलेट करना है, और मेरा जो फेवरेट मेथड है, मैं हमेशा ब्रांच करंट मेथड पे रिलाई करता हूँ, बिकॉज चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज लेस। तो हम इसको ब्रांच करंट मेथड से VOC को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द करंट सोर्सेज एंड मेंशन दोस करंट्स। तो यहाँ पर एक करंट सोर्स है और इस करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर्स। इस सर्किट में और कोई करंट सोर्स है नहीं, सो बाकी करंट्स जो हैं वो मुझे वेरिएबल्स की हेल्प से एज्यूम करने पड़ेंगे। तो ये 6 ओम का जो करंट है, 12 वोल्ट सोर्स और 6 ओम्स का, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ X। सो दिस करंट इज X। ये जंक्शन है, लेट अस कॉल इट P, and this junction is
Q, it is as good as A. तो P junction पे हम देखें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, X is incoming, 2 is also incoming, so the total current is X plus 2 and that current should come out of this junction. यानी 6 ohms में it should be from left to right and the value of the current is X plus 2 amperes, right? अब ये X plus 2 amperes जो है ये फ्लो होता हुआ Q तक आएगा. Q पर आने के बाद इसके पास दो पाथ हैं फ्लो होने के लिए, एक नीचे की तरफ है और एक राइट साइड की तरफ है. इस राइट साइड वाले पाथ को अगर हम फॉलो करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये पाथ ओपन है, सो द करंट कैन नॉट फ्लो इन दिस पाथ, राइट? सो होल ऑफ द करंट विल कम डाउनवर्ड्स, यानी जो 4 ओम रेसिस्टेंस है उसका करंट भी कितना है, X plus 2 है. ये करंट इस जंक्शन बी की तरफ आएगा. अगेन यहाँ पर इसके पास दो ऑप्शन, दो पाथ हैं डिवाइड होने के लिए, एक लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है. राइट वाला पाथ जो है वो ओपन है, so current cannot come to this path, so whole of this current will take this left turn and it will be equal to X plus 2. यहाँ पर हम वेरीफाई कर लें नीचे वाले जंक्शन में X plus 2 करंट जो आ रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है, एक तरफ 2 एम्पियर जा रहा है और एक तरफ X जा रहा है. So this is how we distribute the currents. I hope you don't have any doubt in this. हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है VOC कैलकुलेट करना, which means that we have got two variables here, one is X and the other one is VOC. तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस अब लिखनी पड़ेंगी. Let us write the equations. ये छोटा वाला लूप है, यहाँ पर I cannot write KVL क्योंकि 2 एम्पियर का सोर्स है, so I will take this bigger loop. I am calling it L1, clockwise लिया मैंने, और ये एक और लूप लिया, इसको मैंने कहा L2. ये लूप मुझे लेना पड़ेगा because I am required to calculate this voltage potential difference VOC, right? So let us write the equation for L1. Amritanshu Bhardwaj, are you there? Yes, sir. Would you like to tell the equation, the KVL equation for loop 1? Yes, sir. Yeah. Start from So, this cross. So which point? ये जो क्रॉस मैंने बनाया वहां से स्टार्ट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. -12 Yes. plus 6x Plus 6x. plus 6 into x plus 2 plus 4 into x plus 2. And I think that's, yes, sir, this much is equal to 0. Good, is equal to 0. I hope you don't have any doubt in this. किसी को अगर इस इक्वेशन में डाउट हो तो प्लीज आस्क. तो यहाँ से sorry, we can get the value of x. So I am simplifying it. Please keep checking the calculations, right? मैं कहीं गलत करूँ तो मुझे बताना. So this is 2x plus 4 and that is 0. So I get 8x is equal to -4, and from here I get x is equal to minus half 1 by 2 amperes. I hope this is correct. Yes, sir. Okay, so let us now write KVL for this loop 2. Divrit Kaur, are you there? Dipankar Verma? Yes, sir, I'm there. Yeah. Can you please tell the equation for loop 2? Yes, sir. Sir, Start from this junction A. Okay. Plus VOC. Plus VOC. Minus 4 into x plus 2 equals 0. Right. So this is the second equation. We know the value of x from the first equation. So let us calculate VOC here. So VOC is 4x plus 8 and x is known here, that is -1 by 2 amperes. So 6. I get VOC is equal to 6 volts. yes तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, VOC is 6 volts, which means that we have got Thevenin's equivalent voltage, that is 6. Right? तो हमने यहाँ पर क्या किया था, लोड टर्मिनल्स को ओपन सर्किट रहने दिया और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. Now let us calculate RTH.
RTH कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होगा कि हम शॉर्ट सर्किट करंट की डायरेक्शन जैसा एज्यूम करेंगे, हो सकता है एक्चुअल करंट उससे कम हो, तो कई बार ऐसा होगा कि दिस वैल्यू, वन ऑफ दिस वैल्यूज मे कम आउट टू बी नेगेटिव, तो जनरली हम इनका फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, राइट। सो ये लो टर्मिनल्स थे ए और बी, तो हमने इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब एक कंडक्टर लिया और डायरेक्टली इनको हमने आपस में जोड़ दिया। This current which flows through this branch is called short circuit current, and we are required to calculate this current now. ठीक है, तो once again I will use branch current method to obtain the value of ISC. So once again this current is known here, this is 2 amperes. अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती कहां पर करते हैं। हाँ, पहली गलती वो ये करते हैं कि दिन रात गाने बहुत सुनते हैं, सो दैट इज ऑफ कोर्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अब यहां पर मैंने करंट एज्यूम कर लिया x, लास्ट टाइम हमने जो करंट एज्यूम किया था 6 ओम ब्रांच में, वो हमने x एज्यूम किया था लेफ्ट से राइट, राइट, जब सर्किट ओपन था। सर्किट जब हमने शॉर्ट कर दिया तो भी हमने करंट एज्यूम कर लिया x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने वेरिएबल का नाम सेम लिया है, वेरिएबल की डायरेक्शन भी सेम ली है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि लास्ट टाइम तो हमें x इज इक्वल टू -1/2 आ गया था तो हम इसको यूज कर लें डायरेक्टली। दिस कैन नॉट बी डन हियर। व्हाई? बिकॉज द सर्किट हैज चेंज्ड। पिछले बार वो ओपन सर्किट था, इस बार शॉर्ट सर्किट है। इंसिडेंटली आपने ना उनका वेरिएबल सेम लिया, दिस इज जस्ट इंसिडेंटल, राइट। तो अगर आपने यहाँ x ले भी लिया है, सेम रेसिस्टेंस पे वो x लिया है, स्टिल you cannot use the value which you had obtained while calculating VOC. So please don't do this mistake. सर्किट में जब कोई भी चेंज हो गया तो आप मान लो कि the value of every variable has changed. ठीक है, so now this current is in this branch will be x plus 2. हमारे पास ये जंक्शन है, let us call this junction Q. Q जंक्शन में, हाँ जी सर ये बात दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि हम पुरानी वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट वाला करंट लिया है हमने। अब देखो ये वाला जो सर्किट है और ये Yes, वाला जो सर्किट है, इसमें x जो है वो बिल्कुल सेम रेसिस्टेंस से सेम वेरिएबल हमने लिया, सेम डायरेक्शन में, राइट। यस सर। लेकिन क्या ये सर्किट्स एक जैसे हैं? बिल्कुल नो सर। नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दिया। आपने सर्किट में जैसे ही कोई चेंज किया तो नेचुरली जो करंट्स होंगे वो भी चेंज हो चुके होंगे, ओके सर। इसीलिए आप वही वाली वैल्यू यूज नहीं कर सकते। अब ये एक फ्रेश सर्किट है, फ्रेश कैलकुलेशंस होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। हमने वेरिएबल भले ही सेम ले लिया, लेकिन कैलकुलेशंस हैव टू बी फ्रेश कैलकुलेशंस। तो जंक्शन क्यू में हम देख रहे हैं कि x plus 2 इज इनकमिंग, ISC इज आउटगोइंग, तो ये जो करंट होगा 4 ओम ब्रांच में, दैट शुड बी x plus 2 minus ISC। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे कि 4 ओम ब्रांच है, इसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, यानी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये करंट 0 होना चाहिए। लेकिन कई बार कॉमन सेंस लगाने के चक्कर में एग्जाम में हम गलतियां कर देते हैं, तो डोंट यूज योर कॉमन सेंस, जस्ट यूज KCL एंड KVL, राइट। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और ISC। तो हम दो इक्वेशंस लिखेंगे फॉर टू लूप्स। अगेन आई विल टेक द सेम टू लूप्स, एक ये वाला लूप ले रहा हूं मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक ये वाला लूप ले रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो आई एम राइटिंग KVL फॉर लूप L1। हर्षिता सक्सेना, Yes, आप sir. बताओगे KVL फॉर लूप L1 स्टार्ट फ्रॉम दिस क्रॉस। Okay, sir. -12 हम्म plus 6x हम्म
plus 6 into x plus 2 plus Right. 4 into x plus 2 minus ISC equals to 0. Good. So this will be the equation number 1. And similarly, I am writing KVL for loop L2. Loop L2 में KVL जब लिखेंगे, मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जंक्शन A. आप देखो जंक्शन A से जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे रास्ते में कोई भी एलिमेंट नहीं है और सिर्फ एक ये वाला रेसिस्टेंस हमारे पाथ में आएगा. So the expression will be 4 minus 4 into x plus 2 minus ISC, sorry, and that is equal to 0. ये क्या चीज है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस 4 ओम एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. तो यहां से हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा x plus 2 minus ISC is 0, and which means that x is equal to ISC minus 2. हमारा टारगेट था ISC कैलकुलेट करना, तो आई विल सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम देयर. So from equation number 1, I'll simplify it. Minus 6 plus 3x plus 3x plus 6 plus 2x plus 4 minus 2 ISC is 0. चेक करते रहना, अगर कोई गलती हो तो बताना. So I get 4 plus 8x minus 2 ISC equals 0. So this is 2 plus 4x minus ISC, and I am taking the value of x from equation 2. So this is 4 ISC minus 8 minus ISC equals 0. So I get 3 ISC equals 6, and ISC comes out to be 3 amperes. ये शॉर्ट सर्किट करंट का एम्पियर Two. 2 आएगा वो 2 एम्पियर. ग्रेट 2 एम्पियर. सो ये शॉर्ट सर्किट करंट का जो कैलकुलेशन है, आप सोच रहे होंगे वो पुराना मेथड ही हम यूज कर लेंगे. ये मेथड को जानना जरूरी है क्योंकि नॉर्टन्स थ्योरम में हम यही मेथड यूज करेंगे. ठीक है. सो ISC इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर्स. हमने यहाँ RTH कैलकुलेट करना था. सो RTH वाज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट करंट. हमने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया था, दैट वाज 6 volts. सो दिस इज 6 divided by 2, and this is resistance, so in ohms, so it comes out to be 3 ohms, right? And this was the expected answer, 6 volts and 3 ohms. So once you know, हमने आइडियल लिया है या फिर रियल लिया सर्किट? meaning सर अगर हमने आइडियल लिया फिर तो मतलब कंडक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस 0 ही होगा, फिर तो ISC आना ही नहीं चाहिए कोई करंट. कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहेंगे क्या? इस पॉइंट इज, अगर ये आइडियल है तब तो ठीक है. अगर रियल होगा तो इन कंडक्टर्स की रेसिस्टेंसेस होंगे तो ISC करंट नहीं आना चाहिए. सर जब भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट तो बल्कि इनफाइनाइट होगा, तो Yes, सारा का sir. सारा करंट से चले जाएगा. देखो अगर इन कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस होगा भी तो एक तो वो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होगा, और जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट स्टिल वो ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस आइडियल केस ही होगा. ठीक है. तो यहां पर मैं सिर्फ कंडक्टर्स को आइडियल ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में with the help of ideal components you can represent a practical real situation. तो आप ये मान के चलो कि ये प्रैक्टिकल वाला केस है, लेकिन इसको मॉडल इस तरह से किया गया है कि आइडियल कंपोनेंट्स की हेल्प से किया गया है इसको मॉडल. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमारा जो इंजीनियरिंग का जो अप्रोच है, ये आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, दिस इज अ साइड पॉइंट बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमें इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे जहां पे हमसे पूछा गया है कि एक चेयर है जिसमें लेट अस से 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और हमें उसमें बताना है कि 5 सेकंड बाद वो चेयर कहां पर होगी. ठीक है. तो देखो हम उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. वो जो चेयर है उसको मैंने एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट किया, राइट. फिर मैंने वो फोर्सेस यहाँ पर
मैं शो कर रहा हूं, एक 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई थी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज लेट अस से। हमें इसका मास बता दिया गया है, मास ऑफ द चेयर, और हमें ये बता दिया गया है कि जिस सरफेस में ये है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। और अब हमसे पूछा गया है कि लेट अस से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है लेट अस से, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चेयर आफ्टर 5 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, हमने यहाँ पर सारी फोर्सेस मैंने शो कर दी, दिस इज mg, दिस इज r, and let us say this is the frictional force small f, ठीक है। तो ये जो चीज थी इसे हमने कहा एक फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने फोर्सेस को बैलेंस किया, ठीक है। सो अलोंग द y एक्सिस आई हैव r, मुझे बताना अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं, 100 sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू mg, राइट। y एक्सिस में फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, x एक्सिस में 100 cos 30 डिग्रीज माइनस f equals m into acceleration, which is the second derivative of displacement, and this f is equal to mu times r, right। तो हमें ये तीन इक्वेशंस का एक सेट मिला, इन तीन इक्वेशंस को इस सेट को हम सॉल्व करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड्स नाउ x will come out to be a function of time and we can predict कि 5 सेकेंड के बाद ये चेयर कहां पर होगी। तो देखो आपके पास जो ये सिचुएशन थी ये एक रियल लाइफ सिचुएशन थी, है ना, और हमने उसको इस तरह के एक मॉडल से रिप्रेजेंट किया है। इस मॉडल को हम एक फिजिकल मॉडल कहते हैं। फिजिकल मॉडल का मतलब है कि किसी रियल लाइफ सिचुएशन को आप बहुत सारे आइडियल कंपोनेंट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो आइडियल कंपोनेंट्स आपने इस तरह से लिए कि वो रियल लाइफ को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मास मैंने शो किया, लेकिन मैं साथ में फ्रिक्शन भी शो कर रहा हूं। अगर एकदम आइडियल मैं सिचुएशन लूंगा तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन, मैं फ्रिक्शन शो कर रहा हूं, मतलब आई एम मॉडलिंग द सिस्टम एज पर द रियल सिचुएशन। ये करके मुझे फायदा क्या मिला, मुझे बहुत सारी इक्वेशंस मिल गई, इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल। और मैथमेटिकल मॉडल से आई कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये वाला सर, काम तो सर हम आपने बहुत वेरिएबल ज्यादा कर दिए इसीलिए तो आपको इक्वेशन ज्यादा मिली। मैंने तो कोई वेरिएबल, मैंने तो एक वेरिएबल लिया बस x, हियर x इज द ओनली वेरिएबल। नहीं सर, अगर आपने फ्रिक्शन को आप कह रहे हो ना प्रैक्टिकली आपने वो करा है, इंक्लूड करा है, तो सर आपने फ्रिक्शन को इंक्लूड करा तो इक्वेशन तो इसीलिए बढ़ी ना। हाँ, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं। मान लो मैं फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करता, अगर मैं फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करता तो क्या होता, मेरे लिए इक्वेशंस आसान हो जाती, राइट, लेकिन उससे एक्यूरेसी जो है मॉडल की वो घट जाती। यानी जब मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो वो गलत प्रिडिक्शन आएगा। फिर मान लो पहले फ्रिक्शन को इंक्लूड हम कर रहे हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है लेट अस से ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो विदाउट फ्रिक्शन आप देखोगे तो हो सकता है वो 15 सेंटीमीटर आ जाए। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में हम वी आर ट्राइंग टू बी एज क्लोज एज टू रियलिटी, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिजिकल मॉडल की जरूरत पड़ती है। फिजिकल मॉडल क्या चीज है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट आइडियलाइज्ड है, लेकिन जब उनको मिला के जब हम देखेंगे तो जो सिस्टम बनेगा वो रियल सिस्टम बन रहा है। मैं इसका एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हम अपनी ट्यूबलाइट्स में चोक कॉइल यूज करते हैं। चोक कॉइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक आयरन का हम पीस लेते हैं, सॉफ्ट आयरन होता है जिसको आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सके, और इसमें एक इंसुलेटेड कंडक्टर को की वाइंडिंग हम बना देते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो बेसिकली इट इज सपोज्ड टू एक्ट लाइक एन इंडक्टर। अब इसमें एसी सप्लाई जा रही है और आप लोगों को पता है इंडक्टर जो है वो आइडियली पावर कंजम्पशन कितना होता है उसका 0 होता है। तो जब हम इसको सर्किट में शो करेंगे तब हम इसको ऐसे शो कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप किसी ट्यूबलाइट को बहुत देर तक चला के रखो, फिर उसको बंद कर दो और फिर इसको टच करो, तो ये गर्म हो जाता है, इट डिसिपेट्स सम हीट, इट गेट्स हीटेड अप। वो अब हीटेड अप क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंडक्टर आपने यूज किया था उसका रेसिस्टेंस 0 नहीं था, है ना, उसका कुछ रेसिस्टेंस था। तो जब करंट फ्लो हुआ तो I2R लॉसेस हुए और उससे ये हीटेड अप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब फिजिकल मॉडल बनाएंगे तो मैंने क्या किया, मैंने एक आइडियल रेसिस्टेंस लिया, एक आइडियल इंडक्टेंस लिया पहले, और उसके साथ सीरीज में एक आइडियल रेसिस्टेंस लगा दिया। और ये दोनों आइडियल कंपोनेंट्स का जो इक्विवेलेंट है इसको मैंने कहा रियल चोक। तो ये दो कंपोनेंट्स तो आइडियल हैं, लेकिन इन दोनों की हेल्प से हम एक रियल चोक कॉइल को मॉडल कर रहे हैं, फिजिकल मॉडल कर रहे हैं। और फिर हमारे लिए अब इक्वेशंस लिखना आसान है, इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो एक्चुअली फिजिकल सिचुएशन के एक्यूरेटली उसी मतलब वैल्यूज पर होगा फिर। ठीक है, तो जहां जहां भी आपको ये दिखता है ना कि एक वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में रेसिस्टेंस है, हो सकता है कि किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इस तरह से मॉडल किया गया हो, उसका वोल्टेज 50 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 100 ओम है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये जो आपको दिख रहे हैं सर्किट्स, दे आर एक्चुअली फिजिकल मॉडल्स ऑफ रियल सिस्टम्स। तो आपको ये वाला डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज आइडियल है क्या चीज रियल है, वो हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हर कंपोनेंट आइडियल है, लेकिन इन आइडियल कंपोनेंट्स का जो सम टोटल है, हो सकता है वो किसी नॉन आइडियल सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए बनाया गया। ठीक है, हम जब ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा 4th यूनिट होगा, तब इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट अस कम बैक टू दिस मेथड। इसमें हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट आई विल टेक अप दिस न्यूमेरिकल व्हिच हैज गॉट अ डिपेंडेंट करंट सोर्स। किसी स्टूडेंट ने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूं, जो पुराना वाला मेथड था, तो मैं आई विल एक्सप्लेन बोथ द मेथड्स टुगेदर। तो हमें यहाँ पर ये जो ए और बी के बीच में जो सर्किट है उसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वीटीएच एंड आरटीएच। तो हमारी मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, ए और बी के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, इनको ओपन सर्किट रहने दिया पहले और ये ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया। इसकी हेल्प से मैं क्या मिलेगा, मुझे वीटीएच मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस वेरी सर्किट एंड आई विल शॉर्ट सर्किट दीज टर्मिनल्स। जब मैं इनको शॉर्ट सर्किट करूंगा तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा जिसको मैं कहूंगा शॉर्ट सर्किट करंट। ये मेहनत मैं क्यों करूंगा, आरटीएच को कैलकुलेट करने के लिए, एंड आरटीएच इज VOC बाय ISC, राइट। तो मैं इसको क्विकली आई विल डिस्ट्रीब्यूट द करंट्स एंड राइट द इक्वेशंस। ठीक है, तो दिस करंट इज नोन हियर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस करंट शुड बी टेकन एज IX। This current is also given. This should be taken as 1.5 IX. बाकी करंट्स को हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जंक्शन देख रहा हूँ, इस जंक्शन में देखो IX करंट इज इनकमिंग, कुछ पार्ट राइट की तरफ जाएगा, कुछ डाउनवर्ड्स जाएगा, लेकिन राइट की तरफ फ्लो होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सो होल ऑफ दिस करंट विल कम डाउनवर्ड्स। यहां पर भी यही होगा, राइट की तरफ फ्लो होने के लिए देयर इज नो वे, सो होल ऑफ द करंट विल कम लेफ्टवर्ड्स। इस वाले जंक्शन में देखते हैं 1.5 IX is incoming, IX has left, so remaining current is 0.5 IX. So 0.5 IX will flow from right to left. So this is 0.5 IX, and we can verify here that KCL is being demonstrated here, right? दोनों का sum जो है that is equal to 1.5 IX. So now we have two variables here, and I can write the equation. I'll quickly write the equations. So this is loop 1, this is loop 2,
So first I am writing KVL for loop 2. I am starting from junction A. So the equation will be plus VOC minus 4 into IX equals 0. किसी को doubt हो तो please ask. And KVL for loop L1. I am starting from this cross. किसी को doubt हो तो पूछना. Minus 6 minus 5 into 0.5 IX plus 3IX plus 4IX equals 0. So इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VOC एंड दैट इज VTH. अब हम दूसरे केस में आते हैं जब हमें RTH कैलकुलेट करना होगा. तो हमें ये करंट को हमने कहा ISC. फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करंट्स. दिस करंट इज IX. अब फिर से हम ध्यान रखें IX एक वेरिएबल है, लेकिन अभी एक नया वेरिएबल है, हम पुराने IX की वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज द सर्किट हैज चेंज्ड. दिस करंट इज 1.5 IX, which means that this current will be 0.5 IX, right? So I have this junction. This current is IX incoming and ISC is outgoing. So this current should be IX minus ISC, right? So I have distributed all the currents, and once again I will write KVL equation for two loops. So I'm calling this loop as L1 and this loop as L2. So for loop L1, ध्यान से देखें यहाँ पर करंट ISC फ्लो हो रहा है बट कोई एलिमेंट नहीं है. पूरे लूप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4 ohms. तो जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो इक्वेशन विल बी -4 into IX minus ISC equals 0, right? So from here I get IX is equal to ISC. Loop 2 के लिए हम इक्वेशन लिखें. I'm starting from this lower potential terminal. So this is -6 minus 5 into 0.5 IX plus 3 IX plus 4 into IX minus ISC, and this equals 0. IX और ISC बराबर हैं, तो this term will be 0. So your equation will be 6 plus 5 into 0.5 IX equals 3 IX. So once we solve these two equations, we will get the value of ISC and accordingly RTH can be calculated, right? अब मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करूं. देखो मेथड 2 में हमें दो फेजेस में कैलकुलेशंस करने पड़े. पहले हमें VTH कैलकुलेट किया, ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट किया, फिर हमें RTH कैलकुलेट करने के लिए ISC कैलकुलेट किया और VOC और ISC के रेशियो से हमें RTH मिला. इस क्वेश्चन को अगर हम फर्स्ट वाले मेथड से करें तो हमें यहाँ शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि लोड रेसिस्टेंस नहीं है. लोड रेसिस्टेंस होता तो ऑफ कोर्स हम उसको हटा चुके होते हैं, ठीक है? तो लोड रेसिस्टेंस अगर होता तो हटाने के बाद इस सर्किट में हम क्या करते, एक करंट का सोर्स लगा देते और उस करंट सोर्स की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते I0. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एज्यूम कर लेते V0. अब हमारा टारगेट होता V0 और I0 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना. सो V0 और I0 का जब हम रिलेशनशिप निकालते तो इस फॉर्म में आता V0 is equal to some constant into I0 plus another constant. और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन V0 is equal to RTH I0 plus VTH. तो ये जो सेकंड वाला कांस्टेंट था वो VTH के बराबर होता, I0 का जो कोफिशिएंट था वो RTH के बराबर होता. तो वो रिलेशनशिप हम कैसे निकालते, उस रिलेशनशिप के लिए अगेन हम KCL और KVL ब्रांच करंट मेथड का हम यूज करते हैं. सो आई एम अगेन यूजिंग दिस मेथड. ये करंट I0 नोन है, राइट? ये वाला करंट हमें मालूम है और ये वाला करंट हमें मालूम है. तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द करंट्स. ये लेफ्टवर्ड होगा, दिस विल बी 0.5 IX, राइट? दोनों इनकमिंग करंट्स हैं IX और I0. सो नेट करंट विल बी IX plus I0.
which means that this current is Ix. So this distribution is, sorry, correct. तो अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने, एक ही वेरिएबल है Ix है, V0 एंड I0 आर नॉट एक्चुअली वेरिएबल्स, हमें तो उनका सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, राइट? तो हम इसके लिए इक्वेशंस लिखेंगे एंड दोज इक्वेशंस विल हेल्प अस टू गेट दैट रिलेशनशिप. तो मैंने यहाँ पर दो लूप्स ले लिए, I call them L1 and L2 here. I'm writing KVL for L1. किसी को डाउट हो तो पूछना. I'm starting from this point. So this is -6 minus 5 into 0.5 Ix plus 3Ix plus 4 into Ix plus I0 equals 0. Similarly, I am writing KVL for loop L2. I'm starting from junction A. So equation is plus V0 minus 4 into Ix plus I0 and that equals 0. तो इन दोनों equations में we have to eliminate Ix, right? और उसको eliminate करने के बाद you will get a relationship between V0 and I0. So I0 का जो coefficient है that will give you RTH और जो दूसरा constant है that will give you VTH. ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड था जो हमने पढ़ा था. Is anybody there? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Great, great. तो इसमें कोई डाउट्स है तो पूछो. If you want, we will solve some more questions using both the methods. Sir, is it compulsory to point out the direction in the same upward direction only? I0. आप डाउनवर्ड्स लेके कर सकते हो, लेकिन आप ये याद रखना कि फिर रिलेशनशिप कैसा होगा ये. Okay, sir. आप V0 का पोलैरिटी भी अपोजिट कर सकते हो, लेकिन देखो आपको क्या याद रखना है. आपने ये याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो तो ये है, राइट? मान लो आपने क्या किया, डाउनवर्ड किया था करंट. आप वो काम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए कर रहे थे, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट आपको जिस इक्वेशन से कंपेयर करना है वो आपको मॉडिफाई हो जाएगी. ये ध्यान रखना है. देखो I0 को मान लो मैंने डाउनवर्ड्स लिया था, V0 को मैंने वैसे ही लिया. तो अब ये देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, माइनस VTH प्लस I0 इंटू RTH प्लस V0 equals 0, right? So from here what you get V0 is equal to minus I0 RTH plus VTH. तो अब आपका जो आप जब सर्किट को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला जो पार्ट आएगा ना, I0 का कोफिशिएंट जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा. लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गया. आपको ये देखना है कि आपने करंट उल्टा लिया था तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सर सिर्फ साइन ही चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. ओके. मैग्नीट्यूड सर नोडल यूज कर सकते थे इसमें. एग्जैक्ट आप कोई भी मेथड से इसको करके, मतलब VOC या ISC को आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन ओके सर यूज नोडल एज वेल. और सेकंड में ISC का डायरेक्शन भी किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. ISC किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं फिर, लेकिन वही है कि अगर आपका ISC नेगेटिव आ रहा है तो RTH जो होगा वो हो सकता है आपको नेगेटिव दिखे, देन यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू.